नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज़ में आपका स्वागत करता हूँ। अब तक आपने सुने सिंड्रेला के 4 भाग। चलिए सुनते हैं आगे की कहानी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका इंतज़ार कान्हा की गोपियाँ बेसब्री से कर रही थीं। कस्बे के बीचों बीच जो झील थी उससे लगा हुआ एक छोटा सा पहाड़ था जहाँ स्थित था वहाँ का प्रसिद्ध माता का मंदिर, जो पहाड़ी वाली माता के नाम से जानी जाती थी। 2 दिन बाद वहाँ का वार्षिक पूजा उत्सव था। उस दिन वहाँ मेला भी लगता था। वैसे तो हर साल उस मेले को लेकर गांव के लोगों में काफ़ी उत्साह रहता था, पर इस बार का जोश अपने चरम पर था। हमेशा की तरह इस बार भी बड़ी चौधराइन रणवीर की माँ ही आरती शुरू करने वाली थी। हो सकता है उनके साथ रणवीर भी आए। वैसे आमतौर पर वो ऐसे आयोजनों से दूर ही रहता था, पर आ गया तो। सारे जोश और उत्साह का कारण थी गांव की लड़कियां, जो इस सुनहरे मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। ये मौका था जब उनका प्रिंस चार्मिंग उनके बीच होगा। बहुत भीड़ जुटती थी मंदिर में और मेले में, सभी देवी के दर्शन को आतुर, जो मुश्किल से हो पाता था। पर इस बार के जो हालात थे वो देखते हुए देव दर्शन की फुल गारंटी थी। पर इस उत्सव में अभी 2 दिन बाकी थे और इन 2 दिनों में बहुत कुछ होना भी बाकी था। तुम तो सच में आ गए, क्रिस को हैरानी से देखती हुई रोशनी बोली। वो एक बार फिर मैडम एलेनोर की मूर्ति वाले बगीचे में थी। क्रिस वहाँ पहले से ही उसी बेंच पर बैठा हुआ था। उसके हाथों में रोशनी का बनाया हुआ स्केच भी था। हाँ, आ गया। सुबह सुबह इस घाटी का नज़ारा और भी खूबसूरत दिखता है, क्रिश मुस्कुराता हुआ बोला। तभी कहीं बहुत दूर से धीमी सी मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई दी। यहाँ कोई मंदिर भी है? क्रिश ने पूछा। रोशनी व्यंग से हंस दी। कमाल है, यहाँ जो भी आता है पहले पहाड़ी वाली माता के दर्शन जरूर करता है, और तुम्हें ये तक नहीं मालूम कि यहाँ कोई मंदिर भी है? क्रिश चुप रहा। मालूम होता जो अगर तुम टूरिस्ट होते, पर मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ बस घूमने आए हो। वो क्रिश को गौर से देखती हुई बोली। सही पहचाना, मैं कोई टूरिस्ट नहीं हूँ और ना ही मैं घूमने आया हूँ, क्रिश अंततः सपाट लहजे में बोला। तो फिर? रोशनी ने पूछा। मेरा एक बचपन का दोस्त था गौरव। कुछ दिन पहले उसकी शादी थी और शादी वाले दिन ही क्रिश ने उसे सब कुछ बता दिया। रोशनी अभी भी उसे घूर रही थी। क्रिश को उम्मीद थी कि वो भी शायद अब अपने भाई विशाल की बात करेगी, पर उसने पूछा, तुम्हें पक्का यकीन है? क्रिश हंस पड़ा। उस चीज़ ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी मैडम, यकीन करने ना करने वाली तो कोई बात ही नहीं। रोशनी पलट के मैडम एलेनोर के स्टैचू को घूरने लगी। क्रिश भी आकर उसकी बगल में खड़ा हो गया। तुम्हें उस वेटर जैकेशन के बारे में और पता लगाना चाहिए, अब वहीं सारा स्कोप दिखता है, वो उस स्टैचू को घूरती हुई बोली। आई एम सॉरी सर, मैं 3 महीने पहले ही शिमला से यहाँ आया हूँ, हैव नो आइडिया, उसी युवा मैनेजर ने कहा, जिसने क्रिस को पहले ही दिन मैडम एलेनोर और रजत महल का इतिहास बताया था। क्रिश अब रजत महल की नींव तक खोदने का मन बना चुका था। वो सब कुछ जानना चाहता था, इसलिए उसने सबसे यही कहा था कि वो एक विदेशी अखबार में काम करता है और भारतीय पर्यटन पर लिखना चाहता है, और रजत महल उसे कुछ खास ही भा गया था। सर, आप मिस्टर दीवान से बात कीजिए, वो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता सकते हैं, वो बोला। मिस्टर दीवान? क्रिश ने पूछा। यहाँ के मैनेजर तो तुम हो ना? क्रिश अचंभे से बोला। मैं नहीं सर, मेरे जैसे तो 6 और मैनेजर हैं यहाँ। दीवान साहब हम सबके बॉस हैं, वो यहाँ काफ़ी समय से हैं। कुछ दिनों पहले ही उनकी बेटी गुजर गई थी, तभी से उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो रिसोर्ट तो नहीं आते, पर घर बैठे भी यहाँ का पूरा काम मॉनिटर करते हैं। गिव मी 5 मिनट्स सर। वो फ़ोन पर कहीं व्यस्त हो गया। कुछ देर बाद वो रिसीवर रखता हुआ बोला, मैंने अभी अभी दीवान साहब से बात की है,
वो ज़रूर कोऑपरेट करेंगे। हमारा एक ड्राइवर बस उनके पास कुछ ज़रूरी पेपर्स लेकर जा ही रहा है, अगर आप जाना चाहें तो। मैनेजर सुधीर दीवान एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर बुद्धिमत्ता और कुलीनता की छाप थी। क्रिश को पता चला कि उनका परिवार पीढ़ियों से रजत महल और चौधरी परिवार की सेवा करता आया है। इसी वजह से जब रजत महल को रिसोर्ट में तब्दील किया गया तो उन्हें वहाँ का मैनेजर नियुक्त कर दिया गया। तो बताइए, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? दीवान जी जबरन मुस्कुराते हुए बोले। ऐसा लगता था जैसे मेहमान नवाजी पूरे रजत महल के स्टाफ की रगों में बहती थी। क्रिस को उनकी हालत खस्ता लगी, शायद बीमारी की वजह से। आपके जूनियर ने तो बताया ही होगा, क्रिस ने बोला। रजत महल लगभग 800 साल पुराना है। मौजूदा चौधरी परिवार के पूर्वजों ने ही बनवाया था इसे। अगर आपने गौर किया हो तो यहाँ की हर चीज़ बाहर से सफ़ेद है, दीवारें, खिड़कियाँ, दरवाजे वगैरह। और महल में संगमरमर का भी काफ़ी इस्तेमाल हुआ है। सब कुछ झक सफ़ेद है, इसी वजह से उसका नाम रजत महल पड़ा, दीवान जी ने बताया। और एलेनोर कॉटेज? क्रिस ने कोशिश की कि उसकी व्यग्रता उसकी आवाज़ में न दिखे। एलेनोर कॉटेज, वो गोरी चमड़े वालों की ज़्यादती थी और कुछ नहीं, दीवान जी ने उपेक्षा से बोला। हर चीज़ पर उनका कब्जा था, वैसे ही रजत महल पर भी था। बूढ़ा एडवर्ड ब्राउन बहुत जुल्म करता था अपनी पत्नी पर। एक दिन वो गुजर गई और उसी की याद में इसे जबरन एलेनोर कॉटेज कर दिया गया। आई सी। पर जितना मैंने सुना है, अपने पति से अलग वो एक नेक दिल औरत थी। उसके मन में भारत और भारतीयों के लिए सम्मान था, दीवान जी ने बताया। हाँ बुढ़ऊ, कभी तुम्हारा गला पकड़कर पानी में खींचेगी ना, तब समझ आएगा कितनी नेक दिल औरत थी, क्रिस ने मन ही मन कहा। दीवान साहब ने पेल पेल के क्रिस के सामने रजत महल की तारीफ की, पर क्रिस तो मैडम एलेनोर के बारे में जानने आया था, जिसका जिक्र छेड़ते ही दीवान साहब का बीपी बढ़ जाता था। एलेनोर कॉटेज नहीं, रजत महल बोलो। क्रिस ने सोचा कि कहीं मैडम जी इसी बात से तो खफा नहीं कि कुछ दिन पहले तक जो इमारत उनके नाम पर थी उसे दोबारा रजत महल कर दिया गया। अभी शायद दीवान साहब क्रिस को बताने ही वाले थे कि रजत महल में कुल जमा कितनी ईंटें लगी हैं, तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई। वो दोनों बाहर ही लॉन में बैठे थे। ओह, चलिए अंदर चलते हैं मिस्टर क्रिश, आजकल तो मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता, दीवान साहब बोले। क्रिश खींचने लगा था। वो अब यहाँ से वापस जाने की सोच ही रहा था जब एक कमबख्त बारिश शुरू हो गई। वो वहाँ बोर हो रहा था। उसे उसके मतलब की बात तो कुछ पता चली नहीं, उल्टे दीवान साहब का रजत महल चालीसा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर क्रिश ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा, उसके पाँव की ठोकर से मानो रहस्यों की गुल्लक टूट गई। वो ठगा सा सामने देखता रह गया। अरे सर, आप यहाँ? मुझे बुला लिया होता। रणवीर ने अभी अभी उसी मैनेजर के केबिन में कदम रखा था जिससे सुबह क्रिश की बात हुई थी, और उसने उसे दीवान साहब के पास भेजा था। रणवीर खामोशी से एक विजिटर चेयर पर बैठ गया और एक सिगरेट निकालकर मुंह में दबाया। मैनेजर ने इतनी जल्दी अपने लाइटर से वो सिगरेट सुलगाई जैसे इस बात पर उसकी नौकरी टिकी हो। रणवीर ने एक कश लगाया और उसे बैठने का इशारा किया। तुम नए हो ना यहाँ? रणवीर बोला। जी सर। वो थोड़ा असमंजस से बोला। रिलैक्स, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, रणवीर बोला। वो जानबूझकर किसी पुराने स्टाफ की बजाय एक नए अपॉइंट हुए मैनेजर के पास आया था, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना थी कि कोई पुराना स्टाफ उसके पिता या फिर उस खूसट सीनियर मैनेजर दीवान का मुँह लगा हो सकता था। रणवीर मनी मन ठान चुका था, रजत महल नहीं बिकेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं? वो मैनेजर हैरानी से बोला। ये पैलेस बिक जाएगा? बच सकता है अगर तुम मदद करो तो, रणवीर बोला। वाई नॉट सर, एनीथिंग फॉर दिस, मैनेजर जल्दी से बोला। रणवीर को यही उम्मीद थी। वाजपेयी ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसमें खासा इंटरेस्टेड है, पर अभी उसमें टाइम है।
अगर उसके पहले ही हम इस जगह की वैल्यू थोड़ी डाउन कर दें तो। रणवीर बोला। मैं समझा नहीं। मैनेजर संकोच से बोला। अगर हम कुछ अफवाहें फैला दें इस जगह के बारे में तो उनका फैसला टले न टले कुछ दिन रुक तो सकता है ना। हमें समय मिल जाएगा, पर इससे तो यहाँ की इमेज भी खराब होगी। उसे बाद में सुधारा जा सकता है, बस प्रॉपर्टी हाथ से न जाए। डैड को समझाने का फ़ायदा नहीं, अब हमें ही कुछ करना होगा। रणवीर बोला। सर, यहाँ एक मीडिया पर्सन है। मैनेजर उत्तेजित स्वर में बोला। आप जो भी बात फैलाना चाहें उस तक पहुँचा दीजिए। इनफैक्ट वो तो रजत महल के बारे में भी एक आर्टिकल वैसे भी लिखने वाला है। फिर जैसे जैसे वो मैनेजर रणवीर को क्रिश के बारे में बताता गया, रणवीर की आंखों की चमक बढ़ती गई। क्रिश में उसे अब दोहरी संभावना नजर आ रही थी। वो रजत महल के हॉन्टेड होने की खबर फैलाना चाहता था और अपनी दूसरी समस्या का हल भी उसे क्रिश में ही नजर आ रहा था। तो वो क्रिश रजत महल की जानकारी चाहता है। गुड, मैं मिलूंगा उससे। उधर दीवान जी के घर पर क्रिश मुंह बाय ड्राइंग रूम की एक दीवार को देख रहा था, जिसमें एक जवान लड़की की ढेर सारी तस्वीरें लगी थी। एक तस्वीर में वो लड़की बीच में खड़ी थी और उसके पीछे उसके 4 दोस्त खड़े थे। तस्वीर के बैकग्राउंड में रजत महल दिख रहा था। पीछे खड़े 4 लड़कों में से क्रिश ने साफ तौर पर गौरव और अभिषेक को पहचाना। बाकी के 2 जरूर जावेद और विशाल थे। इसका मतलब तो हुआ कि ये लड़की सुहाना है, मेरी बेटी, दीवान साहब ने कहा। क्रिश झटके से पीछे मुड़ा। यह सुहाना है, आपकी बेटी? इसका मतलब वो पहले से ही रजत महल के बारे में सब जानती थी। क्रिश का दिमाग बुरी तरह चकरा गया था। आप सुहाना को कैसे जानते हैं? आपने तो कहा था आप मीडिया पर्सन हैं। दीवान जी थोड़े रूखे स्वर में बोले। मेरा नाम क्रिश है और मैं गौरव का दोस्त हूँ। वही गौरव जो आपकी बेटी के षड्यंत्र की भेंट चढ़ गया। क्रिश की रगों में अब गुस्सा बह रहा था। इतना बड़ा धोखा। उसे स्विमिंग पूल में तैरती गौरव की लाश याद आ गई, जिसके बदन पर उसकी शादी की शेरवानी थी। व्हाट नॉनसेंस, क्या बोल रहे हो? दीवान जी गुस्से से बोले। आपकी बेटी इन चारों को झूठ बोलकर यहाँ ले आई थी कि वो खुद यहाँ पहली बार आई है। उसने रजत महल को हॉन्टेड बताया था। दीवान जी चौंक गए। और वीडियो बनाने का नाटक किया। उसने तो ये तक बोला था कि उसका एक यूट्यूब चैनल था और यहाँ से लौटते ही बारी बारी से उन तीनों की मौत हो गई। सबसे पहले खुद सुहाना की। आप इस बारे में क्या जानते हैं? दीवान जी भरभरा कर एक सोफे पर बैठ गए। उसने आत्महत्या की थी, वो दबी जुबान से बोले। बाथ टब में डूबकर कोई आत्महत्या नहीं करता, क्रिश कातर भाव से बोला। आप लोगों ने उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं होने दिया? वो हमने सोचा था कि जब आत्महत्या। दीवान जी ने बोलना शुरू करा। क्रिश चलता हुआ सामने आया और घुटनों पर बैठ गया। अब उसका चेहरा दीवान जी के चेहरे के बिल्कुल सामने था। उसका पूरा शरीर गल गया था ना, जैसे वो कई दिनों से पानी में डूबी हो। तुम्हें कैसे पता? दीवान जी हक्के बक्के से उसका मुंह ताकने लगे। क्रिश उन्हें घूरता रहा। मैंने मना किया था सुहाना को, उन्होंने कांपती आवाज़ में बताना शुरू किया। पर वो तो जैसे प्यार में अंधी हो चुकी थी। रणवीर के सिवा उसे कुछ दिखता कहाँ था? रणवीर? क्रिश ने हैरानी से पूछा। हाँ, रणवीर, चौधरी साहब का बेटा। वो और सुहाना हम उम्र थे, बचपन के दोस्त थे। सुहाना का जन्म भी इसी गांव में हुआ था। तब मैं भी रजत महल के कैंपस में ही रहा करता था। मैं सुहाना को रोकता था क्योंकि मैं अपनी हद जानता था, पर उसकी माँ उसे और बढ़ावा देती। वो सुहाना और रणवीर की शादी के सपने देखती थी। उनका गला भर आया। जब वो थोड़ी बड़ी हो गई तो हायर एजुकेशन के नाम पर मेरी पत्नी सुहाना को लेकर शहर अपने माता पिता के घर चली गई ताकि वहाँ अपनी मनमानी कर सके। रणवीर जब भी लंदन से लौटता सुहाना से ज़रूर मिलता। फ़ोन पर भी बराबर कांटेक्ट में रहते थे दोनों। समय बीतता गया, फिर एक दिन खबर आई कि वो मर। उनके आंसू बहने लगे। क्रिश ने उन्हें पानी का गिलास थमाया। मुझे तो यही बताया गया कि उसने जहर खाया था। मैं जब तक वहाँ पहुँचता
मेरी पत्नी और बेटे ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। मेरा बेटा, वो अब रजत महल के 7 मैनेजर में एक है, मोटी तनख्वाह पाता है, दीवान जी ने कड़वाहट से कहा। तो क्या रणवीर ने रोका पोस्टमार्टम? क्रिस ने पूछा। तुम क्या करोगे जानकर? मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओगे? दीवान जी बोले। क्रिस चुप रहा। हो सकता है उसने गलत किया हो, पर सज़ा तो उसने भी पाई। मैं चौधरी परिवार की खिलाफत करने की सोच भी नहीं सकता। मेरे पूर्वज भी इस परिवार के वफादार थे, पर रणवीर चौधरी, वो तो उनके होठ बिछ गए। वो सोफे से उठ खड़े हुए। हाँ, रणवीर ने ही पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, क्योंकि सुहाना प्रेग्नेंट थी और वो रणवीर का बच्चा था। रणवीर, अरे माँ आप, क्या हुआ, परेशान लग रही हैं? रणवीर ने कहा। यह देख। रणवीर की माँ ने उसे एक सजावटी फूलों की छोटी सी टोकरी दिखाई। वो सूखे फूलों से भरी हुई थी। रोज़ पूजा के लिए फूल तोड़ती हूँ और महल में आते ही सूख जाते। पिछले कई दिनों से यही हो रहा है। कुछ तो है जो सही नहीं है। अब देखना, परसों रैना के साथ ही क्या हुआ। रणवीर की माँ घबराती हुई बोली। माँ, मैं सब ठीक कर दूँगा, आप चिंता मत कीजिए। तेरे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं। परसों देवी के मंदिर तू और रैना चल रहे हैं ना मेरे साथ? ठीक है। रणवीर ने सहमति में सर हिला दिया। बारिश अभी भी हो रही थी। क्रिश एक सुनसान रोड पर पैदल ही चला जा रहा था। उसके अंदर बहुत से विचार घुमड़ रहे थे। सुहाना, जो रजत महल के स्टाफ की बेटी निकली, वो रणवीर, सुहाना का बॉयफ्रेंड, तो क्या वो बस रणवीर के हाथों की कठपुतली थी? क्या इस सब के पीछे रणवीर था? क्या हुआ होगा सुहाना और गौरव के साथ? काश रणवीर से मिल सकता। रणवीर, सारे फसाद की जड़। वो अपने विचारों में गुम चला ही जा रहा था कि एक महंगी चमचमाती सी विलायती कार उसके बगल में आकर रुकी। लिफ्ट। गाड़ी का कांच नीचे हुआ और एक 30-32 साल के युवक ने क्रिस से पूछा। क्रिस ड्राइविंग सीट के बाजू वाली सीट पर आकर बैठ गया। उसने देखा वो एक नहायत ही फैशनेबल पीस था। फ्रेंच कट दाढ़ी, कीमती सूट, सोने का ब्रेसलेट और चैन, और उसके पास से महंगी शराब और परफ्यूम की मिली जुली गंध आ रही थी। तो कहाँ जाएंगे आप? वो जबरन मुस्कुराता हुआ बोला। रजत महल, मैं वहीं ठहरा हुआ हूँ, क्रिस ने बेमन से जवाब दिया। वो अभी किसी से बात करने के मूड में नहीं था। ओह, तब तो आप मेरे गेस्ट हुए, वो जबरन चहकता सा बोला। क्रिस ने एक सवालिया नज़र उस पर डाली। रणवीर चौधरी, उसने गर्मजोशी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। तो ये था रणवीर चौधरी। मैं इससे मिलना चाहता था और ये खुद ही मेरे सामने आ गया। ग्रेट। क्रिश ने भी भरसक उत्साह से उससे हाथ मिलाया। नाइस टू मीट यू मिस्टर क्रिश। वैसे आप करते क्या हैं? मीन्स व्हाट्स योर लाइन ऑफ बिजनेस? रणवीर बोला। अचानक क्रिश को महसूस हुआ जैसे उस वक्त रणवीर का वहाँ होना और उसे लिफ्ट ऑफ़र करना महज संयोग नहीं। वो बहुत शातिर आदमी था। उसकी आंखों में चालाकी का स्थायी भाव था जिसे क्रिश ने बखूबी पहचान लिया। वो रणवीर से ज़्यादा दुनिया देखा भला व्यक्ति था। क्रिश ने उसे भी अपना परिचय बतौर प्रेस रिपोर्टर ही दिया। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद रणवीर ने जानबूझकर रजत महल का जिक्र छेड़ दिया। पहले बोर्डिंग, फिर लंदन। मेरा बहुत कम पाला पड़ा मेरे अपने ही महल से। वैसे सच कहूँ तो मुझे वो थोड़ा डरावना लगता है, और मैं ऐसा बिना किसी वजह के नहीं कह रहा। वहाँ ब्रिटिश रहकर गए हैं। डू यू नो क्रिश, अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, दुनिया में सबसे ज़्यादा घोस्ट ब्रिटेन में ही है। वो जबरन माहौल को दोस्ताना बनाने की कोशिश कर रहा था। उसका सर पकड़कर स्टेटिंग से भिड़ा देने की अपनी प्रबल इच्छा पर काबू करते हुए क्रिश बोला। आपने कभी कुछ देखा वहाँ चौधरी साहब? जस्ट कॉल मी रणवीर। उसके हाथों पर हाथ रखता रणवीर बोला, जिसे क्रिश की बातों का व्यंग समझ नहीं आ रहा था। देखा है पर क्लियर नहीं, पर मुझे लगता है वहाँ कुछ तो है। क्रिश को वो साफ साफ उसे उकसाता हुआ लगा। ऐसी बातें किसी
प्रेस रिपोर्टर के सामने परोसना, आखिर क्या साबित करना चाहता था वो। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के कार बंद हो गई। वो अभी भी गांव से थोड़ी ही दूर थे, इसलिए हेडलाइट के बंद होते ही वहाँ पूरा अंधेरा छा गया। अब ऐसे क्या हुआ? चल स्टार्ट हो जा। रणवीर बड़बड़ाता हुआ दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। 5 मिनट बाद गाड़ी स्टार्ट हुई। हेडलाइट्स भी जल गई। सामने की पूरी सड़क रोशनी में नहा गई और रणवीर डर के मारे सीट से चिपक गया। सामने कार से बमुश्किल 3-4 फीट की दूरी पर वो खड़ी थी, एलेनोर ब्राउन, वही गुस्से से घूरती आंखें। वो आगे बढ़ने लगी और गाड़ी पीछे की तरफ लुढ़कने लगी। ये आप क्या कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से खुद को जब्त करता क्रिश सामान्य लहजे में बोला, जैसे वो भयंकर रूह उसे दिख ही नहीं रही हो। मैं कुछ नहीं कर रहा। ये ब्रेक नहीं लग रहा, रणवीर फंसे कंठ से बोला। तो सामने से चली आ रही थी और गाड़ी अभी भी बेआवाज़ पीछे की तरफ धुलक रही थी। लगभग 50 मीटर बाद गाड़ी अपने आप रुक गई। सामने खड़ी मैडम एलेनोर की गर्दन बाईं ओर मुड़ी। क्रिस ने उसकी नज़रों का अनुसरण किया तो पाया कि वो एक झील को देख रही थी। उसकी गाड़ी धुलकते हुए झील के किनारे आ गई थी। उसने फुर्ती से रणवीर की तरफ का गेट खोलकर उसे बाहर धक्का दे दिया और फिर खुद भी बाहर कूद पड़ा और एक पल बाद ही गाड़ी तेजी से लौटती हुई उस झील में तेज आवाज़ के साथ जा गई। क्रिश अब रजत महल के ग्राउंड फ्लोर वाले बार में बैठा था। उसका मन नहीं हुआ अकेले कमरे में जाने का। ठंड लग रही थी। उसने ब्रांडी का एक बड़ा पैग हलक से उतारा और वहीं से अभिषेक को फ़ोन किया। क्या बोल रहे हो क्रिश? ये नहीं हो सकता। मैं और गौरव ऑफिस में बैठे थे जब सुहाना रजत महल के टिकट्स लहराती हुई वहाँ आई और बोली कि उसके साथ 3 लोग और जा सकते हैं। वो वहाँ पहली बार जा रही है और बहुत एक्साइटेड थी, अभिषेक ने बताया। फिर वहाँ से लौटने के एक रात पहले सुहाना ने बोला कि उसे वहाँ एक हॉन्टेड कमरे का पता चला है। वो वहाँ की वीडियो बनाने वाली है। गौरव और विशाल भी उसके साथ होगी है। मैं और जावेद वहीं बार में बैठे थे रात भर। वापस घर लौटने के बाद गौरव ने बताया कि एक दुल्हन का लिबास पहने भयंकर औरत का भूत उसे डराता है। फिर विशाल ने ही गौरव को आइडिया दिया कि वो अपनी एनआरआई मंगेतर आशिमा से शादी करे और इंडिया छोड़ दे। आगे तो तुम जानते ही हो। कृष्ण ने फ़ोन काट दिया। साफ था सब कुछ किया धरा सुहाना का था और वो रणवीर की गर्लफ्रेंड थी। रणवीर अपने कमरे में फायरप्लेस के सामने बैठा था और सामने जल रही आग को घूर रहा था। अब तक तो उसे अपनी सारी मुसीबतों का हल कृष्ण लग रहा था, जो कि भारी व्यक्ति था। वो आराम से उसका इस्तेमाल कर सकता था, पर उसने मेरी जान बचाई। रह रह के यह विचार उसकी सारी योजनाओं पर हावी हो रहा था। रात के लगभग 2 बज रहे थे जब किसी चीज़ के बार बार चरमराने की आवाज़ से कृष की आंखें खुल गई। उसने करवट बदली। कमरे में कुछ हिल रहा था, पर यह तो कमरे में अंधेरा था। पर्दों से छनके आती बाहर की रोशनी में कृष्ण ने देखा कि कोई बेड के पास वाली इजी चेयर पर बैठा है। उसे ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे झुला रहा था। बाहर से आती रोशनी में बस उसकी परछाई दिख रही थी। अचानक उसने झुलाना बंद कर दिया और उसका चेहरा झटके से क्रिश की तरफ मुड़ गया। वो मैडम एलेनोर थी। क्रिश फुर्ती से उठा और कमरे की बत्ती जला दी। रोशनी में उसने देखा अब खाली कुर्सी आगे पीछे झूल रही थी। उस पर कोई नहीं बैठा था। उसने और करीब जाकर देखा तो कुर्सी पर सूखी हुई गुलाब की काली पंखुड़ियाँ पड़ी थी। वो अभी खड़ा खड़ा सोच ही रहा था कि किसी ने उसके पीछे खिड़की के पास एक ज़ोरदार धप की आवाज़ हुई, जैसे कांच पर किसी ने हाथ मारा हो। धड़कते दिल से उसने खिड़की का पर्दा सरकाया तो पाया कांच पर एक इंसानी पंजे की आकृति बनी हुई थी, जैसे किसी ने भीगा हाथ वहाँ मारा हो। उस कांच से उसने हमेशा दिखाई देने वाले एलेनोर ब्राउन के स्टैचू को देखा। फिर उसकी नज़र उसके आगे वाली बेंच पर पड़ी, जहाँ अक्सर रोशनी बैठा करती थी। क्रिश चौंक गया। अभी भी रात के इस पैर
वहाँ कोई बैठा हुआ था। कृष्ण ने गौर से देखा, वो रोशनी थी। ये लड़की भी पागल ही है। कृष्ण बुदबुदाता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वो भागता हुआ बगीचे में पहुंचा। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या कर रही हो यहाँ? वो बोलता हुआ रुक गया। वो बेंच अब खाली थी, वहाँ कोई नहीं था। वो वापस जाने के लिए जल्दी से पलटा और वो मौत जैसी काली आंखें उसकी आंखों के ठीक सामने आ गई। क्रिश जल्दी से पीछे हट गया। सामने खड़ी मैडम एलेनोर की रूह उसे घूरने लगी। वो आगे बढ़ने लगी। क्रिश पीछे हटने लगा। हटते हटते वो फैन से टकरा गया। अब वो और नहीं हट सकता था। वो फंस चुका था। वो आत्मा बिल्कुल उसके नज़दीक आ चुकी थी। वाह! घबराहट में क्रिश के मुंह से निकला। दूर से ही एलेनोर के होठ थे और एक बार फिर उसके कानों के बिल्कुल पास एक तीखा स्वर उभरा, जस्ट लीव। फिर इसके पहले कि क्रिश को समझ पाता, वो तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ती हुई आई और उसके पार निकल गई। क्रिश को मानो बहुत दूर से रोशनी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी वक्त भीगती हुई वहाँ आई थी, और वो निढाल होकर वहीं गिर गया। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वाले भाग में आपकी मुलाकात होगी सिंड्रेला से, और मैडम एलेनोर के बारे में भी कुछ धमाकेदार मिलेगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।